हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th यानी कि मैट्रिक के जो सेंटअप एग्ज़ाम आपका हुआ है नवंबर में, इसके मैथ्स के पेपर का जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से हमने आपके सामने 1 से लेकर 10 तक को सॉल्व कर दिया है पहले ही। अभी हम लोग जो इसका 11वां क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नांकित समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक समीकरण और ये दूसरा समीकरण आपके पास दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल के आप कंपेयर कीजिए कि ये कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिया गया है। ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता है वो सुन लीजिए कि अगर एक रैखिक समीकरण युग्म यानी कि एक लीनियर पेयर दिया गया है आपको, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है जिसका कोई हल नहीं होता है, मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। मतलब लीनियर इक्वेशंस का इनकंसिस्टेंट पेयर कहलाता है। मीन्स असंगत कब होगा? जब उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और अगर एक ऐसा रैखिक समीकरण युग्म यानी कि लीनियर इक्वेशन का पेयर दिया गया है जिसका हल होता है, एक हल हो या अनेक हल हो, से मतलब नहीं है, अगर उसका हल होता है तो हम उसे रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहते हैं। यानी कि वहां पर फिर वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि अगर हल है, एक हो या अनेक, तो वो कंसिस्टेंट पेयर है, वो संगत है, और अगर हल नहीं है तो वो असंगत है। अब कैसे पता करेंगे कि इसके एक हल हैं या अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है? तो आपको पता है कि हम पहले A1/A2 निकालते हैं, इसके बाद हम लोग B1/B2 निकालते हैं, इसके बाद हम लोग C1/C2 निकालते हैं और फिर कंपेयर करते हैं, जो कि क्वेश्चन में कहा भी जा रहा है। तो A1/A2 निकालो। A1 आपके पास ये है, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अगर एग्जाम में बना रहे हो तो आप कायदे से लिख भी देना कि A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर 2, फिर A2 बराबर 6, B2 बराबर -9 और C2 बराबर 5, ये लिख देना। ठीक है ना। चलो A1/A2 निकालोगे, क्या हो जाएगा? 2/6 हो जाएगा, यानी कि इधर x का क्या है और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2/6, मतलब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 हो जाएगा। ओके, फिर B1/B2 निकालो। B1 आपके पास क्या हो जाएगा? -3 और B2 आपके पास क्या है? -9। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकाई 3, 3 तिया 9, यानी कि यहाँ भी आपको 1/3 आ रहा है। C1 कितना आपके पास? 2 और C2 कितना आपके पास? 5, तो ये तो 2/5 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर कि A1/A2 ये क्या है? बराबर है किसके? B1/B2 के, है ना। A1/A2 भी 1/3 है और B1/B ये भी आपका 1/3, दोनों बराबर हो गए। लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो इसलिए देखो आप अपनी बुक खोलना और उसमें देखना, एक टेबल बना हुआ है 3.4, उसमें एक चीज़ लिखी हुई है टेबल में कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो केवल एक हल होगा, यानी कि प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होंगी। ठीक है ना, यानी कि एक हल होगा कब? जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। सेकंड में लिखा हुआ है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के, तो संपाती रेखा इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन तीसरा जब देखोगे आप तो लिखा हुआ है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो समांतर रेखा यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अब जब कोई हल नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे? संगत या असंगत। तो ये हो जाएगा हमारा असंगत, इसलिए असंगत युग्म है। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि दिया गया जो युग्म है वो असंगत युग्म है। आपसे पूछा जा रहा था कि ये जो समीकरण युग्म है ये संगत है या असंगत है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है असंगत युग्म है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। मूल बिंदु एवं P को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु A यानी कि 2,2 अनुपात λ/1 में बांटता है, तो λ का मान ज्ञात करें। यानी कि एक आपको क्या कह रहा है कि एक पॉइंट A है जो A डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना, यानी कि एक पॉइंट OA है जो कि लाइन को डिवाइड करता है। एक लाइन सेगमेंट है जिसका जो पॉइंट्स है किस किस को कनेक्ट कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है P को और ओरिजिन को इस रेशियो में। तो आपको बताना है कि λ की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि मूल बिंदु और P, ठीक है, मूल बिंदु, तो मान लो कि यहाँ पर ये मूल बिंदु है, मतलब 0,0 होगा, और एक कोई पॉइंट है आपका P जो कि यहाँ पर दिया गया 3,3। इसको मिलाने वाली रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट को बिंदु A
बिंदु ए है जो कि मान लो सपोज दैट यहाँ पे आपका दिया गया है A2,2, ये जो बिंदु है ना ये क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है यानी कि बांट रहा है। ठीक है, कितना में बांटता है, तो λ/1 यानी कि जो रेशियो है ना वो क्या है, λ/1। ठीक है, आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है ना, याद है आपको सेक्शन फार्मूला जिसको हम लोग विभाजन सूत्र भी कहते हैं। तो विभाजन सूत्र में हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक निकालना होता है, अगर आपको रेशियो पता है तो आप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आपको याद है m1x2 + m2x1 / m1 + m2, ये हो गया x के लिए, फिर y के लिए m1y2 + m2y1 / m1 + m2, ये हो गया y के लिए। ठीक, तो चलिए यहाँ पे ये तो पता है ना आपको कि ये आपका x1 हो गया, x2 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये तो पता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अब देखो यहाँ पर कि आपको जो m1 है वो आपका दिया हुआ है ये, और m2 दिया हुआ है 1। चलिए, लेकिन आपको x की वैल्यू जो है वो है 2 और y की वैल्यू है 2। तो चलो x बराबर क्या होता है, x बराबर होता है फॉर्मूला m1x2 + m2x1 / m1 + m2। शायद इसी से काम आपको बन जाए। चलिए, x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रख देंगे, m1 × x2, तो m1 तो आपके पास लैम्डा है तो लैम्डा रखेंगे, और x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, सॉरी यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा, x1 y1 x2 y2, यहाँ पे ये हो गई, गलती हो गई, x1 y1 x2 y2। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपका जो है m1 वो क्या हो जाएगा, लैम्डा, तो लैम्डा लिख दिया। x2 आपके पास क्या है 3, देख लो ना, x2 आपके पास 3 है तो इंटू 3 कर दिया, प्लस m2 की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1, इंटू x1 क्या रखेंगे, x1 तो 0 तो 0 रख देंगे, बाई m1 + m2 यानी कि λ+1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 को लैम्डा से गुना करेंगे तो 2 लैम्डा आएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, और यहाँ लैम्डा को 3 से गुना कर देंगे तो 3 लैम्डा हो गया, और ये तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 लैम्डा उधर जाएगा तो इधर क्या रह जाएगा 2, इधर ये आ जाएगा 3 लैम्डा - 2 लैम्डा, यानी कि 2 बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा था, लैम्डा का मान ज्ञात करें, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया, वैल्यू कितनी आई है 2, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि λ = 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के निर्देशांक इतना 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 है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जबकि आपको कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस दिया गया है। ठीक है ना, चलिए इसको फिगर पे समझते हैं और बनाते हैं। एक आपके पास त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है मान लो ABC। ठीक, अब A का जो निर्देशांक है वो मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 3, -5, B का जो है ये हो गया -7, 4, और C का जो हो गया ये हो गया 10, -2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जो आपने बनाया होगा अपनी किताब में 7.3, जिसमें आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा है, जिसमें आपको कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं किसको x1 मानते हैं। मान लो ये हमारा x1 हो गया, ठीक है, तो x1 = 3 और y1 = -5, x2 बराबर हम ले लेते हैं -7 और y2 बराबर हमारे पास हो गया 4, फिर ये हो गया आपका x3 बराबर हो गया 10 और y3 बराबर हो गया -2। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है तो 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, यानी कि इंटू करेंगे किससे, y3 - y1 से, और उसके बाद हम लोग x3 से गुना करेंगे y1 - y2 को। ठीक है, चलिए आपके पास सारी वैल्यूज पता है ना, बस यहाँ पर गुना कर दीजिए, सबको रख दीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू। x1 की जगह क्या रखोगे 3 इंटू y2 की जगह क्या रखोगे 4, y3 की जगह क्या रखोगे -2, तो हम थोड़ा एक शॉर्ट में यहाँ पर करते हैं, -2 रखेंगे ही तो +2 कर देते हैं। ठीक है, समझ गए ना, -2 करें तो पहले से माइनस था, माइनस में प्लस हो गया, प्लस x2 क्या है -7 और y3 - y1 क्या है, तो y3 आपके पास हो गया -2 - y1 कितना है आपके पास -5, यानी कि +5 कर देते हैं। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, x3 आपके पास 10 है, y1 क्या है, y1 आपके पास -5 है, और y2 कितना आपके पास 4 है, तो यानी कि 4 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2, देखो 4 × 6 = 6 × 18 हो गया, उसके बाद प्लस माइनस ले लो, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, प्लस इसको रखो, 7 दूनी 14, यानी कि 14 हो गया, -7 × 5 = 35, यानी कि -35 होगा, तो ये +35 कर दिया हमने। ठीक है, बात समझ में आई, बात क्या समझ में आई कि 7 दूनी 14 होगा, लेकिन माइनस था तो हमने माइनस रखा। ठीक है, और इधर भी माइनस था तो माइनस में प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 ले लिया तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस ही होगा। ठीक है ना, माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, 7 × 5 = 35 करेंगे तो एक माइनस है तो माइनस हो गया। ठीक है, इसके बाद
प्लस 10 पंचे 50 तो -50 और 10 चौके 40 यानी कि -40। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ये देखो 1/2 18 प्लस 14 में से 35 जाएगा तो कितना आएगा 21 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, प्लस 50 प्लस 40 कितना हो गया 90। आप कहेंगे सर माइनस था ना, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया ना, दोनों माइनस में इसलिए प्लस कर दिया, बट दोनों माइनस में से माइनस का साइन भी लगाएंगे। इसके बाद 1/2 18 प्लस माइनस -21 प्लस माइनस -90, तो क्या हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा 90 21 कितना होगा 90 21 9 2 11 1 यानी कि 111 हो गया। इसमें से 18 घटा देंगे तो 11 में 60 गया 3, 10 में से 1 गया 9, 93 हो गया। ठीक है 93, ठीक है माइनस में, बात समझ में आई। चलिए अब इसके बाद 93/2 करेंगे तो कितना होगा 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 यानी कि 40.5 आ गया माइनस में। ठीक है, तो देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -93/2 या फिर आप -46.5 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, अब ये देखो कि यहाँ -93 है ना, इनके माइनस में, क्षेत्रफल कभी माइनस में होगा नहीं, इसलिए इसका हम संख्यात्मक मान जो है वो ले लेंगे, हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू इसका ले लेंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 40.5। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर प्रॉब्लम पर। तो 14 में क्या है 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं, यानी कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोला दिया गया है, कितना रेडियस है आपका 6 सेंटीमीटर, एक सॉलिड स्फीयर आपको दिया गया है। ठीक है, और उससे 2 सेंटीमीटर रेडियस यानी कि त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती हैं, यानी कि एक बड़ा गोला दिया गया है, उससे आपको छोटी छोटी 2 सेंटीमीटर रेडियस वाली स्फेरिकल बुलेट्स बनानी है। तो कितने नंबर्स में बन सकती है वो आपको निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले कि आपके पास जो ठोस गोला है ना वो कितना रेडियस का है, तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस गोले की त्रिज्या कितनी है, तो ये हमारे पास दिया गया है, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R मान लेते हैं, जो कि आपके पास दिया गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका पहले ठोस ना होगा जी, ठोस गोले का आयतन, पहले हम लोग आयतन निकालेंगे। तो आयतन जो होता है स्फीयर का वॉल्यूम, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग क्या 4/3 πr³ ये इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ R की जगह क्या है हमारा 6, तो 4/3 पाई की जगह आपको क्या रख देना है, आप चाहो तो पाई ही रहने दो अभी, ठीक है, क्योंकि हमें डिवाइड करना है ना, याद रखना है कि अभी हम लोग को डिवाइड आएगा 1, तो आप 22/7 भी यूज़ कर सकते हो, पाई हम रखते हैं। ठीक है, R³ का मतलब 6 का होल क्यूब, तो बच्चों कितना होगा 4/3 पाई 6 का होल क्यूब 216, कटेगा ना, 6 3 18 हो जाएगा और 6 36 36 आ गया, 36 चौके कितना होता है 100, 4 3 12 2 14 यानी कि 144 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। यहाँ पर हम लोग 3 से जब इसको अरे यार क्या हो रहा है 3 7 21 होगा ना, 3 7 21 और 3 9 72 हो जाएगा। ठीक है ना, और 72 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 चौका 28 यानी कि 288 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने गलती काट दिया, 6 से काट दिया, जबकि 3 से काटना चाहिए, 3 7 21 3 9 72 होगा, 72 को 4 से गुना करेंगे तो 288 पाई आएगा, माफ़ कीजिएगा गलती कुछ हो गई थोड़ी सी, 288 पाई हो गया। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा जो बड़ा ठोस गोला दिया गया है उसका। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि एक जो गोली है आपको, यानी कि जो आपको गोलाकार गोलियां बनाना है ना बुलेट्स, उसका, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक गोलाकार गोली की त्रिज्या लिखो, पहले त्रिज्या कितनी है, तो ये आपको दिया गया 2 सेंटीमीटर रखना है त्रिज्या। तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 4/3 πr³। तो यहाँ भी वही होगा 4/3, पाई को पाई रखेंगे, R की जगह हम लोग 2 का, यानी कि R की जगह 2 रख दिया, 2 का होल क्यूब, मतलब हो गया 4/3 पाई और 2 दूना 4 दूना 8 यानी कि 32/3 पाई हो गया। ठीक है, चलिए अब आप ये देखिए कि आपको संख्या निकालनी है ना किसकी, इसी ठोस गोलाकार गोलियों की आपको संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस, या फिर आप से लिखो गोलाकार गोलियों की संख्या बराबर गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाई एक गोली का आयतन,
यानी कि एक बुलेट जो आपके पास यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में उसका आयतन। तो यहाँ पर देखो गोले का आयतन क्या है, तो गोले का आयतन 288 पाई और एक गोली का आयतन कितना है 32/3 पाई। तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब 288 × 3/32 हो जाएगा। 32 से काटोगे तो 9 बार में कट जाएगा, 9 × 27 हो गया, यानी कि 27 जो है वो गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपका है, एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालें यदि इसका व्यास 7 सेंटीमीटर हो। यानी कि अर्धवृत्ताकार है और उसकी हम लोग को परिमिति निकालनी है, लेकिन व्यास दिया हुआ है। ध्यान से यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, इसको रेडियस यानी कि त्रिज्या नहीं समझना है। ठीक है, यहाँ पर डायमीटर दे दिया है। 15वां क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है डायमीटर। ठीक है, d बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस बराबर हो जाएगा 7/2। ठीक है ना। अब इसका हम लोग को निकालना है अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालना है। यानी कि एक चीज़ देख लो, यहाँ पर खेत जो है ना वो ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार है, तो इसकी जो परिमिति हो जाएगी वो क्या होगी, देखो यहाँ से लेके मैंने बताया हुआ है पहले भी कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो हो जाएगी पाई r हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई। और ये जो लंबाई है इसको भी हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तो सेंटर होगा बीच, है ना, तो यानी कि ये हो गया r और ये हो गया r, मतलब r + r, तो 2r मतलब d को जोड़ना पड़ेगा आपको व्यास को। ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पर लिखते हैं अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति यानी कि परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई r + d। याद रखिएगा। ठीक है, पाई का मतलब यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं 22/7। रेडियस कितना है 7/2 और d कितना है, ये 7 है। 7 कैंसिल हो गया, 2 × 2 11 दूनी 22 कट गया ना, तो 11 का ही 11 आ गया +7, तो ये हो गया हमारा 18 सेंटीमीटर। मीटर में दिया हुआ था, हाँ यहाँ पर सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर ही आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये तो हो गया 15। एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है और एरिया आपको निकालना है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए 16वां क्वेश्चन आपका है जिसमें आपको c बराबर दिया हुआ है 39.6। तो c की जगह हम लोग लिख लेते हैं 2 पाई r, यानी कि c का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो 22/7 और r की जगह आपको कुछ नहीं मतलब r ही रखना है 39.6। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा 39.6 × 7/22 2 × 22, यानी कि 39.6 × 7/44। अब 44 से डिवाइड करना है इसमें। ठीक है, और 44 नमक के आप देखोगे होता है 396, आप देखोगे। ठीक है, 44 नमक के 396 होता है, आप गुना करके देखना। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग करते हैं तो 9 तो नहीं आएगा बट 0.9 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। ठीक, अब इसको 7 नमक कितना करेंगे हम लोग 63, तो 63 लिख के और एक डिजिट के पहले पॉइंट हम लोग यहाँ पर भी लगा देंगे। 6.3 हो गया इसका रेडियस। अब इसके बाद आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r²। मतलब पाई की जगह आपको रखना है फिर से 22/7 इंटू r की जगह 6.3 इंटू 6.3, तो 7 से कट जाएगा ना, ये 0.9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करके देखोगे आपका आंसर आ जाएगा 124.6, यानी कि 63 को 9 से गुना करना, अब फिर जितना आएगा उसको 22 से गुना करना और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आपको लगा देना है। सॉरी, यहाँ पर 124.74 होगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करें कि cos² थीटा इंटू 1 + tan² थीटा = 1। देखो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर आपको प्रूफ करना है ना, cos² थीटा 1 + tan² थीटा = 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले लेते हैं LHS को। ठीक है, और ये इसको बनाएंगे हम लोग 1 के बराबर। तो हमारा LHS क्या है, cos² थीटा 1 + tan² थीटा। तो यहाँ से देखो एक काम करते हैं कि इसको तो ऐसे ही रहने दिया, 1 + tan को हम लोग बदल देते हैं sin/cos में, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है ना sin/cos, लेकिन यहाँ tan² है इसलिए हम लोग sin² थीटा/cos² थीटा करेंगे इसको। इसके बाद क्या करते हैं, देखो 1 + sin² है ना, तो cos² नीचे में है, बट्टे पर का जोड़ आपको याद है ना, इधर 1 है इधर sin²/cos, नीचे में एलसीएम ले लोगे इसका cos² थीटा। यहाँ पर 1 है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 1 को सीधा cos² से गुना करते हैं, तो ये हो गया cos² थीटा प्लस cos² थीटा नीचे में है, यहाँ भी cos², तो मतलब आपका आ जाएगा ऊपर में sin² थीटा। ये बट्टे पर का जोड़ मैंने जो आप करते हैं फ्रैक्शनल एडिशन वो मैंने किया है। ठीक है, अब cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 होता है, यानी कि 1/cos² थीटा हो गया। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा 1, और यही आपका क्या है RHS में भी है, यानी कि LHS RHS बराबर हो गया। ठीक है ना,
इस तरह हमारा जो ये साबित हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूफ लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सिद्ध करें, यहाँ भी आपको प्रूफ करना है। अंडर रूट एक 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा, इसके बराबर आपको लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के। देखो यहाँ पे आपका जो LHS है वो आपका दिया हुआ है स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। देखो आपने क्लास 9 में रेशनलाइजेशन पढ़ा था, उसमें हम लोग ने क्या कर रहे थे कि जो नीचे में होता है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, बट यहाँ पर माइनस अगर होता है तो प्लस में रखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा करेंगे और यहाँ भी हम लोग 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये तो हो जाएगा भाई आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो ये बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मतलब क्या, a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब इसके बाद आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब जब रूट में है ना, ये रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर हट जाएगा, मतलब साइन थीटा आ जाएगा खाली। अब इसको बस अलग अलग कर दो, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा। अब कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा। यही आपका जो है RHS है, बायां पक्ष, सॉरी दाहिना पक्ष है। ठीक है, देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही आपको लाना था। ठीक है, इसका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके पास 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसको लेकर आना है 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर। देखो आपके पास जो LHS दिया गया है, LHS में आपका दिया हुआ है 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब इस तरह का आपको आता है कि जहाँ पे एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसकी 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख देते हैं, मतलब यहाँ से इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे ना, 1 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा यहाँ देखो ये ब्रैकेट के अंदर आएगा ना, तो जब माइनस कॉस थीटा जब ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका आ जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस को जब गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये बन गया आपका 2 कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद एक काम करो कि 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। देखो कॉस थीटा 1 से गुना करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बट यहाँ देखो एक चीज़ कि कॉस बाई साइन जो होगा ये होगा कॉट थीटा और 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो यही आपको लेकर आना था। देखो 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये आपका हो गया RHS, यानी कि ये भी आपका साबित हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो 20वां क्वेश्चन है वो क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात करें। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए सबसे पहला काम तो ये करेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास साइन थीटा दिया गया है, देखो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 63 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27, ये यहाँ पर 27 है इसलिए हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 को ऐसे लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर 27। अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73 और यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर 73 है इसको ऐसे लिख देना। ठीक है, देखो साइन 90 माइनस ए जो होता है मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो होता है कॉस ए, यानी कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा और यहाँ भी आपका क्या है साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा साइन ए, यानी कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बाई 1 यानी कि 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही बच्चों। ठीक है, 21 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, काफ़ी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में, तो आप लोग भी अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप बस इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे किस टाइप की कोई वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, आपके पास जो अच्छा फीडबैक हो वो भी दीजिएगा। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई बुरा फीडबैक है, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो वो भी आप मुझे कमेंट बताइए। और हाँ, बनाने में जो गलती अगर हो गई हमसे तो उसको माफ़ कर दीजिएगा, उसको नज़रअंदाज कीजिएगा और मुझे बता ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।